नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम इसको कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन के रूप में लाएंगे, अर्थात परीक्षा के लिए बहुत अच्छा सुनहरा ये वीडियो हमारा काम करेगा। ध्यान रखें, इसमें समय का अंतराल कम होगा और समय के साथ साथ हम पूरे चैप्टर पर एक बार में नजर डाल सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने से पहले एक बात का ध्यान रख लेना कि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से भी हो, कहीं से भी हो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लाया है नंबर 1 क्वालिटी के आपको नोट्स। तो आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे, आप लिंक पर जैसे ही पहुंचेंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से आप नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स के साथ आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो एक आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और नंबर में आप लोग अव्वल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, आप लोग नोट्स जरूर ले लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं क्लास में कि लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड शास्त्रकारः चतुर्दशः पाठः कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आज हम 14वें पाठ का अपना रिवीजन करेंगे, जो रिवीजन के तौर से आप लोगों को पूरा पाठ यहां पर दिया जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले पाठ का परिचय। यह पाठ नवनिर्मित संवादात्मक है, नवनिर्मित संवादात्मक है, जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा अनेक उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। इससे भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यही इस पाठ का उद्देश्य है। मतलब शास्त्रों के प्रति लोगों की जिज्ञासा, छात्रों की जिज्ञासा बढ़े, यही इस पाठ का क्या है, उद्देश्य है। आगे देखेंगे, इसमें पाठ का सार दिया हुआ है। क्या है इसमें पाठ का सार दिया हुआ है? भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोता स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देश पूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तरी शैली आसादिता वर्तते। शिक्षकाः कक्षायां प्रविशति, छात्राः सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति, तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। अब चल यहां पर देखें, आपने इसको पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद आप ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा भारते। भारते में आपकी षष्ठी विभक्ति, वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है इसमें? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। वर्षे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, वर्षे। ठीक, फिर लिखा हुआ है शास्त्राणाम। शास्त्राणाम में वो आपकी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, बहुवचन। जैसे रामाणाम वैसे शास्त्राणाम। महती परंपरा, महान परंपरा। श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, ऐसे आपका ये कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, श्रु, श्रवणे धातु। यहां पर उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है, ये आपने तो सुनी ही है। ठीक, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि, शास्त्रों में बोले ये प्रमाण है, प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र समस्त प्राणभूतों की समस्त ज्ञान का स्रोत है, इस रूप में यह विद्यमान है। शास्त्राणि, शास्त्रम, शास्त्री, शास्त्राणि प्रथमा का बहुवचन। प्रमाणभूतम, प्रमाणभूते, प्रमाणभूतानि, यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है समस्त ज्ञानस्य। समस्त ज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है? समस्त ज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और श्रोता, श्रोता ध्यान रखें, जो स्रोत, जो हमारा स्रोत है, स्रोत मतलब जहां पर जिससे जिस चीज का उद्भव हुआ हो। स्वरूपाणि प्रथमा का बहुवचन, संति प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्तः संति, रूपम रूपे रूपाणि। फिर लिखा है अस्मिन् पाठे, अस्मिन् पाठे। तो अस्मिन् पाठे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्रमुख शास्त्राणाम, प्रमुख शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। ध्यान रखें, निर्देश पूर्वकम, निर्देश पूर्वक द्वितीय विभक्ति, तत्प्रवर्तकानां च, तत्प्रवर्तकानां च। तो यहां पर तत्प्रवर्तकानां में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन च लगा हुआ है, तो यहां आपकी व्यंजन संधि भी हो गई। फिर निरूपणम,
निरूपणम में द्वितीय विभक्ति विद्यते विद्येते विद्यन्ते दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपको कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। मनोरंजनाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। पाठ्य अस्मिन में आपको ध्यान रख लेना है कि पूर्व रूप संधि है, पाठ्य प्लस अस्मिन। प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्नों की उत्तर शैली, तो प्रश्नोत्तर में यहां आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि। फिर लिखा है आसादिता वर्तते, ठीक, आसादित है और यहां पर आपकी वर्णित की गई है। शिक्षिका प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कक्षायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति, यहां पर रूप लगा हुआ है, तो आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। छात्राः में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। फिर सादरम उत्थाय, तो सादरम उत्थाय में आपका लगा हुआ है, तो यहां उत्थाय अलग हो जाएगा, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु ल्यप प्रत्यय से यहां पर बना हुआ है, लिप प्रत्यय से आपका उत्थाय। सादरम सा आदरम तस्याभिवादनम तस्याभिवादनम, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है। कुर्वती देखो करोति कुर्ता कुर्वन्ति, तो यहां आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि यहां उन्होंने क्या कहा है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी है, शास्त्रों की प्रमाण भूतों में समस्त ज्ञान का स्रोत के रूप में शास्त्र हैं। अस्मिन पाठे, इस पाठ में भी प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक तत्प्रवर्तका नाम और उनके प्रवर्तकों के नाम निरूपण किए गए हैं, और मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली के द्वारा इसको आसादित किया गया है, बताया गया है। इसमें एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाएंगे कि शास्त्र क्या है, शास्त्रों के लेखक कौन है, तो शिक्षक और छात्रों के बीच में यहां पर संवाद चलेगा। यहां लिखा है शिक्षिका, शिक्षक कक्षायाम माने कक्षा में, प्रविशति माने प्रवेश करता है, छात्रा माने बहुत सारे छात्र, सादरम उत्थाय आदर के साथ उठ करके, तस्य अभिवादनम उनका अभिवादन करते हैं, और कुर्वन्ति माने करते हैं। आगे देखें, ये पाठ का सार था, आपने देखा, और अब इसका अनुवाद देख लीजिए। इसमें लिखा है भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है, शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उसके प्रवर्तकों का निरूपण है। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, छात्र लोग आदर पूर्वक उठ करके उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं। किसका? शिक्षक का। अब यहां पर हम लोग चलेंगे आगे देखें। अब यहां से पहले नंबर का हमारा पैराग्राफ है, यहीं से बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा है, यहां सबसे पहला दिया हुआ है शिक्षक। शिक्षक आकर के क्या कहते हैं छात्रों से, कक्षा में जैसे ही आते हैं तो उपविशन्तु सर्वे अद्य युष्माकं परिचयम संस्कृत शास्त्रै भविष्यति। ठीक, शिक्षक कहते हैं कि उपविशन्तु सर्वे, सर्वे सभी लोग, सर्वे माने सभी, उपविशन्तु माने बैठे, सभी बैठे, अद्य मतलब आज, युष्माकं माने तुम्हें, तुम्हारे, तो युष्माकं मतलब तुम्हारे, और परिचय माने परिचय, बोले तुम्हारा परिचय संस्कृत शास्त्रैः, संस्कृत शास्त्रों के द्वारा, भविष्यति माने होगा, संस्कृत शास्त्रों से होगा। ठीक, उन्होंने क्या कहा, उपविशन्तु सर्वे, बैठे, सभी लोग बैठे, और क्या है, आज तुम्हारा परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। ध्यान रखें। अब यहां देखें, उपविशन्तु में उप उपसर्ग पूर्वक विस धातु से बहुवचनांत पद लगा हुआ है। सर्वे में प्रथमा का बहुवचन, अद्य मतलब आज, और युष्माकं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। युष्माकं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, और परिचय में प्रथमा का एक वचन लगा है। संस्कृत शास्त्रैः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा, संस्कृत शास्त्रैः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। भविष्यति, भविष्यति में आप देखें लृट लकार भविष्य काल का रूप लगा है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, ये रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें। तो यहां पर आगे चलेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है, युवराजा, क्या लगा है, युवराजा। गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्रम किम भवति। अब देखें, सबसे पहला छात्र कौन है, युवराज। युवराज क्या कहता है, ध्यान से देखें, गुरुदेव, गुरुदेव संबोधन यहां किया गया है, और संबोधन का एक वचन रूप लगा हुआ है गुरुदेव। गुरुदेव किसके लिए कहा गया है, आचार्य के लिए। गुरुदेव किसके लिए, आचार्य के लिए, टीचर के लिए, शिक्षक के लिए कहा गया। शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, शास्त्रम किम भवति। तो यहां देखें, भवति कौन सा रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवति भवतः
भवन्ति। तो शास्त्र क्या होता है? तब शिक्षक कहता है, शिक्षकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। शिक्षक कहता है शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, शास्त्र नाम ज्ञान का शासक है। शास्त्र ज्ञान क्या है? शास्त्र ज्ञान, वो शास्त्र नाम ज्ञान का शासक है। ज्ञान का, जो ज्ञान पर अपना अधिकार चलाता है वही शास्त्र है। तो शास्त्रम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और शासकम अस्ति, और अस्ति मतलब है शासकम माने राजा, अर्थात ज्ञान का राजा है शास्त्र। फिर मानवानाम, मानवानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्याम अकर्तव्य विषयान तत् शिक्षयति, और मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय का क्या करता है? ज्ञान कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है, वही शास्त्र कहलाता है। मानवा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। मानवा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, कर्तव्य और अकर्तव्य विषयान पूरा रूप देखें तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। द्वितीय विभक्ति का क्या लगा है? बहुवचन रूप लगा हुआ है। अब यहां पर आप देखें कि कर्तव्य और अकर्तव्य, यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और तत् मतलब जो, तत् मतलब तद का रूप चलेगा, वह बोले शिक्षयति, शिक्षा, शिक्षित करता है, हमें शिक्षा देता है। ठीक, फिर लिखा है शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, और शास्त्र में ही, अधुना माने आज, इसे अध्ययन का विषय कहते हैं। आज हम शास्त्र को ही अधुना आज अध्ययन का विषय कहते हैं। आज हमें अध्ययन करने को मिल रहा है। देखिए पहले ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिलता था, केवल गुरुकुलों में मिलता था। आज हमारे विषय सब्जेक्ट में जुड़ा है तो हमें भी इसका ज्ञान मिल रहा है, इसलिए अध्ययन का विषय भी इसे हम कहते हैं। फिर लिखा है पाश्चात्य देशेषु, पाश्चात्य देश का मतलब पहले के देश या पश्चिम देश कह सकते हैं। ठीक, तो पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, अर्थात पश्चिमी देशों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है तो पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। अभिधीयते, अनुशासन के नाम से जाना जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्म शास्त्रेषु इत्थम वर्तते, बोले तथापि और भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में कहा जाता है। ठीक है ना? तो शास्त्र का धर्मण, जो शास्त्रों का लक्षण है वो धर्म शास्त्रों में और भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नीचे बताते हैं, लेकिन उससे पहले यहां देखें, यहां षष्ठी का एक वचन, मानवा नाम में षष्ठी का एक वचन, यहां दीर्घ संधि द्वितीय का, शिक्षयति, शिक्षयता, शिक्षयन्ति, तो ये आपका लट लकार कर्मवाची की क्रिया लगी है। शास्त्रम ये अलग हो जाएगा, अधुना अव्यय है आज, जिसका आज का समय, अध्ययन विषय में प्रथमा का एक वचन, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, यहां पर भी आपकी कथ धातु से और कर्मवाची की क्रिया लगी है। पाश्चात्य देशेषु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। अनुशासनम, अनुशासन को भी, अनुशासन भी, अपि माने भी, अभिधीयते, अभि उपसर्ग पूर्वक, यहां पर धी धातु है। ठीक, फिर तथापि में दीर्घ संधि है, शास्त्रस्य में षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। और लक्षणम, लक्षण को धर्म शास्त्री, यहां द्वितीय का एक वचन, धर्म शास्त्रेषु में सप्तमी का बहुवचन रूप लगा है। इत्यम वर्तते। ठीक, चलिए आगे देखें। अब उन्होंने क्या कहा, बोले और शास्त्रों में इसके लक्षण और भी बतलाए गए हैं। धर्म शास्त्र में इसके लक्षण, शास्त्र के लक्षण और भी बतलाए गए हैं। बोले क्या बतलाए गए हैं तो उन्होंने कहा कि प्रावृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा, प्रावृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसामेनोपदिश्येत तत् शास्त्रम अभिधीयते, तत्शास्त्रम अभिधीयते। देखिए उन्होंने क्या कहा कि प्रावृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम एनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। प्रावृत्तिर्वा मतलब जिनकी आसक्ति, और निवृत्तिर्वा का मतलब जिनकी आसक्ति, आसक्ति और जिनकी विरक्ति। इसका मतलब आसक्ति, इसका मतलब विरक्ति। जो आसक्ति और विरक्ति दोनों के बारे में जानकारी ले,
ज्ञान दे। आसक्ति क्या है और विरक्ति क्या है, जो इसके दोनों के बारे में ज्ञान दे दे उन पुरुषों को एनोपदिश्येत, इस प्रकार का उपदेश दे दे, तत्शास्त्रम अभिधीयते, उसे हमें शास्त्र कहना चाहिए। आसक्ति क्या है, विरक्ति क्या है, आसक्त क्या है। लोग जब आसक्ति की ओर जाते हैं अर्थात माया मोह की ओर जाते हैं तो वो आसक्ति, और जो विरक्ति की ओर जाते हैं माया मोह के बंधनों से छूट करके परमात्मा की मोक्ष की गति में जाते हैं, वो विरक्ति होती है। तो जिन दोनों का ज्ञान करा दे पुरुष को, वही उपदेश बोले शास्त्र अभिधीयते, उसे शास्त्र कहा जाता। यहां देखें, यहां विसर्ग संधि है, यहां भी विसर्ग संधि है, विसर्ग, यहां विसर्ग, और नित्येन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कृतकेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। वा माने अथवा, पुंसाम द्वितीय विभक्ति पुरुषों को, और एनोपदिश्येत, एन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, लेकिन एनोपदिश्येत में पूरा देखेंगे तो आपकी क्या है, गुण संधि हो जाएगी। तत्शास्त्रम, यहां आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, तत् प्लस शास्त्रम, और अभिधीयते में अभि उपसर्ग धी धातु से अभिधीयते बन जाएगा। आगे देखें, अब अर्थ देख लें, इसका भावार्थ देखें क्या कहा है उन्होंने। शिक्षक, शिक्षक कहता है सभी लोग बैठ जाएं, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। आज आप लोगों का जो परिचय होगा वो किससे होगा, संस्कृत शास्त्रों से होगा। तब युवराज कहता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, शास्त्र क्या है। तो शिक्षक कहता है शास्त्र का नाम ज्ञान का शासक है, शास्त्र का नाम ज्ञान का शासक है, और मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। शास्त्र का नाम ज्ञान का शासक है, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषयों की वह सीख देता है, उसका ज्ञान कराता है। वही शास्त्र आजकल अध्ययन के विषय में भी कहा जाता है। आगे देखें, इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में है, इसके बाद भी है, ये तो केवल मैंने आपको बताया है, इसके बाद भी बोले शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में है। मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्म शास्त्र कहा जाता है, उसे धर्म शास्त्र कहते हैं। तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए और किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो, उसे धर्म शास्त्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त करना है क्या नहीं प्राप्त करना है इसका ज्ञान हो जाए तो समझ लेना कि वही हमारा धर्म शास्त्र है। आगे देखें, आगे उन्होंने क्या कहा है, दूसरे नंबर का पैराग्राफ है और उसमें देखेंगे, इसमें लिखा है अभिनव। तब अभिनव क्या कहता है कि अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति, शास्त्रम नित्यम भवति वेद रूपम अथवा कृतकम भवति ऋष्यादि प्रणीतम। तब अभिनव कहता है, तो अर्थात मतलब जो शास्त्र है आपने बताया है कि जो मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताता है। तो उन्होंने ये कहा है कि शास्त्र मानवेभ्य माने मानवों के लिए, मानवों के कर्तव्य माने क्या करना है, अकर्तव्यम क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोधयति माने ज्ञान कराता है। अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, शास्त्र नित्य रूप से होता है क्या, ज्ञान वेद स्वरूप होता है। अथवा कृतकम भवतु, या फिर किसी के द्वारा बनाया गया है, ऋषि आदि के द्वारा प्रणीत किया गया है। बोले कि शास्त्र नित्य होता है वेद रूप है, या अथवा माने या कृतकम माने बनाया गया है, किसी के द्वारा निर्माण किया गया है, ऋषि आदियों के द्वारा प्रणीत किया गया है। अब देखें यहां मानवेभ्या में चतुर्थी का बहुवचन, कर्तव्यम अकर्तव्यं च, यहां बहुवचनांत रूप बहुवचन संधि व्यंजन संधि लगी हुई है। बोधयति बोधयता लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। शास्त्रम में द्वितीय विभक्ति, वेद रूपम में द्वितीय, और यहां पर ऋषि आदि, ऋषि प्लस आदि, तो यहां यर संधि हो जाएगी। आगे देखें, शिक्षकः सम्यक जानासि वत्स, तुम सही बोल रहे हो शिष्य, तुम सही जानते हो।
जानासी जो लगा हुआ है मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, और सम्यक माने ठीक या सही, ठीक, वत्स माने शिष्य या हमारा स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं स्टूडेंट जो इंग्लिश में, और शिष्य वत्स, ठीक है ना, पुत्र ऐसा बोल सकते हैं। जानसी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, और जैसे पठसी बनता है वैसे ही जानसी। कृतकम शास्त्रम ऋषिया अन्य विद्वांसा व रचित बनता, बोले जो कृतिक जो बनाए गए जो कृत्रिम शास्त्र हैं, जो बनाए गए रचे गए शास्त्र हैं, वो ऋषि आदि और अन्य विद्वानों के द्वारा रचे गए हैं। कृत्रिम शास्त्र जो है वह शास्त्र क्या है, बोले कृत्रिम है, जो ऋषि आदि विद्वानों के द्वारा रचित बनता माने रचे गए। सर्वप्रथमम षड वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति, सबसे पहले बोले 6 वेदों के अंग हैं, सबसे पहले 6 वेदों के अंग शास्त्र हैं। षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम चेति। अब देखें उन्होंने कितनी सुंदर बात कही है कि सम्यक जानासि वत्स, तुम सही कह रहे हो पुत्र या सही कह रहे हो शिष्य। कृतम शास्त्रम ऋषिया, जो बनाए गए शास्त्र हैं वो ऋषि आदि विद्वानों के द्वारा रचे गए हैं, लेकिन सर्वप्रथम 6 वेदों के अंग हैं, सबसे पहले 6 वेदों के अंग हैं, शास्त्राणि सन्ति, वही 6 शास्त्र हैं। बोले कौन कौन, बोले शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्त छंद ज्योतिष च इति। तो यहां देखें वेदांगानी में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, और शास्त्राणी में प्रथमा का बहुवचन, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणी, वेदंगम वेदंगे वेदंगानी, संति अस्ति स्था संति प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है, तानी ये भी हमारा बहुवचनांत रूप लगा है, और चे इति में गुण संधि है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, इसके बाद इमरान कहता है, इमरान क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा। इमरान गुरुदेव एतिसाम विषयाणाम के प्रणेतारः, वो कहता है गुरुदेव गुरुजी ये बताएं एतिसाम इन विषयों के माने कौन कौन, प्रणेतारः माने रचयिता है, लेखक कौन है ये गुरुदेव, इन विषयों की जो आपने बतलाए हैं कौन कौन, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, इनके कौन रचयिता है, किसने इनको बनाया, इनको किस किसने बनाया है, जरा ये भी बताएं। पहले इसका अर्थ देख लें फिर चलते हैं आगे। अभिनव कहता है अर्थात शास्त्र मानवों की कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। शिक्षक सही जाने तुम शिक्षक कहता है कि सही जाने हो वत्स, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। तब इमरान कहता है कि गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचयिता है, लेखक कौन कौन है, जरा ये भी बता दो, इन विषयों के कौन कौन लेखक हैं, कौन कौन रचयिता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। तब शिक्षक क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, शिक्षक क्या कहते हैं। तब शिक्षक कहते हैं कि श्रृणुत यूयम सर्वे सावहितम, सावधान हो जाइए और सावधानी पूर्वक सभी लोग क्या है, बोले सुनो। शिक्षा उच्चारणम प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धा ग्रंथा, क्योंकि बोले पाणिनि जी का शिक्षा ग्रंथ जो है बहुत प्रसिद्ध है। कल्पो कर्मकांड ग्रंथा सूत्रात्मका, और कल्प जो है कल्पः कर्मकांड ग्रंथ है जो सूत्रात्मक है। बोधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचितारः, जो कल्प है वह कर्मकांड ग्रंथ है और सूत्रात्मक है, जिसको बोधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा इस शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। और क्या बोले व्याकरण तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, और व्याकरण तो पाणिनि जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध है, अष्टाध्यायी। और क्या बोले निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधा, निरुक्त का कार्य है वेदों के अर्थ का बोध कराना। तस्य रचयिता यास्क मुनि, यास्क बोले निरुक्त का कार्य है वेदों के अर्थ का ज्ञान कराना, और तस् उसके रचयिता है यास्क। छंदा पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम, बोले जो छंद शास्त्र है, जो छंद है, वो छंद के रचयिता कौन है, बोले पिंगल मुनि है, और यह सूत्र ग्रंथ में प्रारंभ से प्रारब्ध है, बनाया गया है।
आरंभ किया गया है। इसका एक सूत्र भी है, यमाता राजभान शलगा, ठीक है, या माता राजभान शलगा। ज्योतिषम 8 गण है क्योंकि छंद में, और ज्योतिष को किसने बोले लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तन, और लगध ज्योतिष शास्त्र जो है वो लगध ऋषि के द्वारा क्या किया गया है, रचित किया गया। यही वेदांग, ये वेदों के अंग ज्योतिष ग्रंथ में प्रावर्तित वर्णित है। देखें आगे इसमें देख लीजिए, इसमें कौन कौन सी संधियां लगी हैं। यूयम जो लगा हुआ है हमारा, ये मध्यम पुरुष का बहुवचनांत सर्वनाम रूप लगा हुआ है। सर्वे में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। श्रुणोत हमारा सुनो लोट लकार रूप लगा हुआ है। सा अवहितम यहां अव्यय भाव समास है। और शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। बोधयति बोधयतः बोधयंती, तो यहां पर भी आपका क्या है, लट लकार कर्मवाचक की क्रिया एक वचन का रूप लगा है। पाणिनि शिक्षा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और पाणनीय शिक्षा और तस्याम षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, प्रसिद्ध ग्रंथा में प्रथमा का एक वचन, कल्पा में प्रथमा का एक वचन, कर्म कांड ग्रंथा में भी प्रथमा का एक वचन, सूत्रात्मका इसमें भी प्रथमा का एक वचन, बोधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आदया, तो यहां पर भी सब में प्रथमा का एक वचन। और इसमें लिखा हुआ है आपका आदि से आदया बन गया है, तो वशिष्ठ प्लस आदया तो दीर्घ संधि हो गई। ऋषिया में बहुवचनांत पद लगा है, आदि ऋषि, तो ये पूरे सारे ऋषियों को गिना जाए तो सभी ऋषि बहुवचन हैं। तो हरि हरया, तो ऋषि ऋषि ऋषया, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है ऋषया। अस्य में षष्ठी विभक्ति, शास्त्रस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। रचयितारः यहां प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। व्याकरण तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, तो यहां पर भी एक वचन रूप लगा। निरुक्तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। निरुक्तस्य में षष्ठी का एक वचन, कार्यम माने द्वितीया का एक वचन। वेदार्थ बोधा, वेद प्लस अर्थ तो दीर्घ संधि, और वेदार्थ बोधा में प्रथमा का एक वचन रूप। तस्य में षष्ठी का एक वचन, रचयिता में प्रथमा का एक वचन, यास्कः प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, छंदा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। छंदा में प्रथमा का एक वचन, पिंगल रचिते सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। सूत्र ग्रंथे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद प्रारब्धम में प्राउपसर्ग आउपसर्ग रव धातु से बनेगा प्रारब्धम। ज्योतिषम ज्योतिष को द्वितीय विभक्ति का एक वचन, लगध रचितेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। फिर इसके बाद वेदांग ज्योतिष शास्त्र ग्रंथेन, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन, वेद प्लस अंग बराबर वेदांग, तो यहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी प्रावर्तत, प्राउपसर्ग पूर्वक आवृत वृत्त धातु से प्रावर्तत बना हुआ है। अब्राहम, तब अब्राहम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। किम एतावंता एवं शास्त्रकारा संति, क्या ये सभी ही शास्त्रकार हैं। उन्होंने कहा जो इसके प्रणेता हैं, रचयिता हैं, क्या यही सब क्या है, शास्त्रकार भी हैं। कौन कह रहा है ऐसा, अब्राहम कह रहा है। अब्राहम ये सारी चीजें कह रहा है, क्या यही सभी हमारे शास्त्रकारा, तो यहां प्रथमा का बहुवचन, यहां पर भी बहुवचनांत रूप लगा है, यहां पर भी बहुवचन रूप लगा है। आगे देखें, अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ में उन्होंने क्या कहा है कि अर्थ में देखें ध्यान से, शिक्षक क्या कहते हैं, तुम लोग सावधान होकर के सुनो, तुम सावधान होकर के सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है, शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनीय शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बोधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हैं। व्याकरण तो पाणिनि के कृत प्रसिद्ध है, व्याकरण तो पाणिनि के द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना है। उसके रचयिता यास्क हैं। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिया गया है। अब्राहम क्या कहता है, क्या ये सब ही शास्त्रकार लोग हैं, क्या यही सारे हमारे क्या हैं, शास्त्रकार हैं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, शिक्षक आप क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। शिक्षक कह रहे हैं, शिक्षक प्रथमा का एक वचन लगा है, न ही
नहीं नहीं नहीं, एते प्रवर्तकः एव, ये केवल क्या है? बोले प्रवर्तक है। ये केवल क्या है? बोले प्रवर्तक है। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणाम परवर्ती भी संचालिता, बोले वास्तव में वस्तुतः ये हमारी महान परंपरा है, पहले से चली आ रही है। एतेषां शास्त्राणाम, शास्त्रों की, ये शास्त्रों की महान परंपरा हमारी प्राचीन काल से ही चली आ रही है, संचालित है। किंचा, बोले और क्या? दर्शन शास्त्राणि सट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, और दर्शन जो हमारे, बोले और क्या? दर्शन शास्त्र 6 देशों में उपक्रांत है, विद्यमान है। 6 हमारे क्या है? बोले देश में सट 6 उपक्रांतानि, उपक्रांत है। बोले आज श्रुति कहती है आचार्यवर, अरे गुरुदेव, दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा संति, दर्शन जो दर्शन शास्त्र है, दर्शना नाम, दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं, दर्शन के कौन कौन शास्त्रकार प्रवर्तक हैं। देखें जरा, यहां पर प्रवर्तका में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, वस्तुतः में प्रथमा का एक वचन, और एतेषाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। एतेषाम षष्ठी विभक्ति का क्या लगा है? बहुवचन रूप लगा हुआ है। शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामाणाम वैसे ही बनेगा हमारा शास्त्राणाम। फिर लिखा है परवर्ती भी, तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है परवर्ती भी। संचालिता, सम प्लस चालिता बराबर संचालिता, तो यहां आपकी व्यंजन संधि हो गई है। किंचा, यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि, किम प्लस चा, तो मां के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इया। किंचा हो जाएगा कि नहीं? यहां पर व्यंजन संधि। दर्शन शास्त्राणि, तो यहां आपका क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, दर्शन शास्त्रम, दर्शन शास्त्रे, दर्शन शास्त्राणि बन जाएगा, प्रथमा का बहुवचन। सट देशे अस्मिन् में आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, देशे प्लस अस्मिन् एंगा पदांतः दति। उपक्रांतानि, उपक्रांतम, उपक्रांते, उपक्रांतानि, तो प्रथमा का बहुवचन रूप इसमें भी हो जाएगा। फिर इसके बाद श्रुति, क्या दिया है? श्रुति। आचार्य वरह, आचार्य संबोधन लगा हुआ है। दर्शना नाम में आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, दर्शना नाम। के ये आपका क्या लगा हुआ है? सर्वनाम रूप किम का लगा है, बहुवचनांत रूप लगा है। के माने कौन कौन? प्रवर्तका में प्रथमा का बहुवचन, शास्त्रकारा में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन है। बोले इसके प्रवर्तक ही शास्त्रकार है क्या? तब शिक्षक क्या कहते हैं? शिक्षक बोलते हैं कि सांख्य दर्शनस्य, सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शनस्य मतलब सांख्य दर्शन का, या कि ऐसा कहा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, माने प्रवर्तक कौन है? बोले कपिलः। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बोले कपिलः, कपिल है। योग दर्शनस्य, बोले योग दर्शन के, योग दर्शनस्य पतंजलि ही, योग दर्शन के कौन है? बोले पतंजलि है। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया है? बोले पतंजलि जी के द्वारा दिया गया है। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कणादेन च, बोले गौतम के द्वारा न्याय दर्शन रचित है। गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन को रचित किया गया है। कणादेन च, और बोले कणाद ऋषि के द्वारा वैशेषिक दर्शन रचा गया है। कणाद ऋषि के द्वारा वैशेषिक दर्शन रचा गया है। और बोले क्या? बोले जैमिनिनः माने जैमिनी ऋषि के द्वारा मीमांसा दर्शनम, मीमांसा दर्शन के क्या किया गया है? मीमांसा दर्शन को रचा गया है। बादरायण के द्वारा, और बोले बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन प्रणीतम, वेदांत दर्शन को प्रणीत किया गया। सर्वेशम बोले सभी, शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, और सभी 100 से अधिक व्याख्याओं के स्वतंत्र ग्रंथों में प्रणीत है। इन्होंने ग्रंथकार हैं।
अब आगे देखें इसमें क्या दिया हुआ है। शिक्षक क्या कहता है, सांख्य दर्शनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य बनता है वैसे ही बनता है आपका सांख्य दर्शनस्य। ठीक, ध्यान रखिएगा, रामस्य सांख्य दर्शन। प्रवर्तकः जैसे रामः, प्रवर्तकः। कपिलः प्रथमा का एक वचन, योग दर्शनस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। पतंजलि प्रथमा का एक वचन रूप लगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एवं गौतमेन तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, गौतमेन। न्याय दर्शनम, न्याय दर्शन को किसने रचा, बोले गौतम के द्वारा, तो द्वितीय विभक्ति। कणादेन, कणात प्लस एन बराबर कणादेन, तो कणादेन में यहां आपकी क्या हो गया है, तृतीय विभक्ति का एक वचन लग गया है, च मन। और वैशेषिक दर्शनम, वैशेषिक दर्शन। जैमिनिना में तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे जैमिनी क्या बना हुआ है, जयमिनी, ये रूप लिखा है और इसमें लिखा है हरि, ये दोनों शब्द हैं, इसमें छोटी है इसमें छोटी, तो इसका बनता है हरि ही, हरिम हरिणा, हरि हरिम हरिणा, तो यहां बनेगा जैमिनी ही जैमिनिम, जैमिनी जैमिनिम जैमिना जैमिनिना, ये आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। जैमिनी ऋषि के द्वारा मीमांसा दर्शनम, मीमांसा दर्शन को बादरायण तृतीय विभक्ति का एक वचन, चा मतलब। और वेदांत दर्शनम, वेदांत दर्शन को प्रणीतम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, प्रणीतम माने प्रणीत, सर्वेसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। शताधिकाः, शताधिकाः जो लगा हुआ है कहां से है आपका, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, शताधिकाः। व्याख्याताराः, व्याख्याताराः, व्याख्याता रहा, व्याख्याता रहा, तो व्याख्या करने वाले। स्वतंत्र ग्रंथकाराः च, तो यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन वर्तन्ते, ये भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। फिर इसके बाद गार्गी बोलती है, गार्गी क्या कहती है, ध्यान से देखें। गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, गुरुदेव आप वैज्ञानिकों ने शास्त्रों को कैसे नहीं बोला, वैज्ञानिक शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं समझते हैं। वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, देखें यहां पर संबोधन लगा, भगवान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, वैज्ञानिकानि में प्रथमा का बहुवचन, शास्त्राणी में प्रथमा का बहुवचन, और कथम माने कैसे, ना माने नहीं, वदति माने बोलते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करूं, अर्थ देखिएगा। शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक ही हैं, वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया है। इस देश में क्या किया गया है, 6 दर्शन शास्त्रों को चलाया गया है। श्रुति कहती है आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं, जरा उनके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा अवगत कराएं। शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल हैं। सांख्य दर्शन को चलाने वाले कौन है, कपिल ऋषि हैं, कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं, और उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया है। कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई है, और जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई है। और क्या किया गया, बोले वादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया है। और क्या बोले, सबों में से 1 से अधिक 100 से अधिक क्या किया है, व्याख्या और स्वतंत्र ग्रंथकार भी हैं। इन लोगों ने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना भी की है। तो गार्गी क्या कहती है, गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक हैं हमारे, वो शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, वो तो कुछ नहीं बताते हैं, वो तो मानते भी नहीं है। तब शिक्षक क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, तब शिक्षक क्या कहते हैं। शिक्षकः उक्तम कथयसि, उक्तम कथयसि प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्तम्।
आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता च इति शास्त्रकारा नाम्नैव प्रसिद्धेस्ता तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूः स्तः ज्योतिष शास्त्रेपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति आर्यभट्टस्य ग्रन्था आर्यभट्टीय नामः प्रसिद्धा एव वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रन्था यत्र नाना विषया समन्विताः वास्तुशास्त्रम् अपि अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत् कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम वस्तुतः नास्ति शास्त्र कारणाम अल्प संख्या। ध्यान है। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है, शिक्षक बोलते हैं और बताते हैं उक्तम कथ्यसि, तुम सही कह रही हो, सही कहा है। प्राचीन भारत में विज्ञानस्य माने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का शास्त्रों में वर्णन है, प्रावर्तन वर्णन है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र की अगर बात करें तो उसमें चरक संहिता सुश्रुत संहिता च माने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। शास्त्रकार नाम न प्रसिद्ध, शास्त्रकार के नाम से ये प्रसिद्ध है। तत्रैव बोले और वही रसायन विज्ञानम भौतिकी विज्ञानम च अंतर्भूस्ता, और रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान हमारी पृथ्वी के बारे में बताती, अंतर्भू पृथ्वी के अंदर के बारे में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान हमें क्या है बताती है। फिर इसके बाद ज्योतिष शास्त्रेपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि नाम शास्त्राणि सन्ति, ज्योतिष शास्त्र भी खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान दोनों के लिए शास्त्र जाना जाता है। फिर क्या बोले आर्यभट्टस्य ग्रंथा आर्यभट्टीय नामः प्रसिद्धा, और आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय नाम ग्रंथ प्रसिद्ध भी है। यो वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता, और वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथा यत्र नाना विषय समन्विता, इसके अंदर तो अनेक प्रकार के विषय समन्वित हैं, समाहित है। वास्तुशास्त्रमपि, वास्तुशास्त्र भी अत्र माने यहाँ व्यापकम शास्त्रम आसीत, यहाँ हमारा व्यापक और सबसे बड़ा शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, कृषि विज्ञान को पराशर जी के द्वारा, पराशर के द्वारा रचा गया। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकार नाम अल्प संख्या, और वस्तुतः नहीं है शास्त्रकारों की कम संख्या। ध्यान रखें, यहां पर आप देखेंगे क्या उन्होंने उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में उक्तम च बच धातु से बोले सही कहा, कथयसति बोले ठीक कह रहे हो, कथयसी कथयता कथयंती, ये हमारा वो कथयसी कथयथा कथयत, ये हमारा किसका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, जैसे पठसी वैसे ही बनेगा कथयसी। ठीक। फिर लिखा है प्राचीन भारतीय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। विज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। विभिन्न शाखा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। शास्त्रम शास्त्री शास्त्राणि, ये हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। प्रवर्तंत, ये भी हमारा बहुवचनांत रूप लगा है। आयुर्वेद शास्त्री, आयु प्लस वेद शास्त्रे, तो आयुर्वेद शास्त्रे विसर्ग संधि भी है और सप्तमी का एक वचन रूप भी है। चरक संहिता प्रथमा का एक वचन, सुश्रुत संहिता प्रथमा का एक वचन, च इति, यहां गुण संधि हो जाएगी। फिर शास्त्रकार नाम नैव, तो यहां वृद्धि संधि, नाम प्लस एव बराबर नाम नैव, तो यहां हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। प्रसिद्धि में सप्तमी का एक वचन, स्तः द्विवचन रूप लगा हुआ है, अस्ति स्तः सन्ति। तत्रैव में वृद्धि संधि लगी हुई है, तत्रैव में वृद्धि संधि लगी हुई है। और रसायन विज्ञानम में प्रथमा का एक वचन, भौतिक विज्ञानम च, तो यहां पर भी प्रथमा का एक वचन, च माने और। अंतर्भू, अंतरः प्लस भू, अंतर्भू विसर्ग संधि, स्था में द्विवचन रूप लगा है। ज्योतिष शास्त्रेपि, ज्योतिष शास्त्रे प्लस अपि, तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, पूर्व रूप संधि, शास्त्रे प्लस अपि शास्त्रेपि। खगोल विज्ञानम, इसमें भी प्रथमा का एक वचन, गणितम प्रथमा का एक वचन, इति प्लस आदीनि इत्यादीनि, यहां आपकी यण संधि हो जाएगी।
कौन सी संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। शास्त्रम, शास्त्री, शास्त्राणी, यहां पर भी आपका प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। फिर अस्ति, स्तः, सन्ति, यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। आर्यभट्टस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। ग्रंथा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। आर्यभट्टीय नाम, आर्यभट्टीय नाम, आर्यभट्टीय, यहां पर आर्यभट्ट हो जाएगा, ये प्रत्यय लगा हुआ है, छ प्रत्यय लगा है इसमें। प्रसिद्धा में प्रथमा का एक वचन, बराह मिहिरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, बराह मिहिरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। बृहत संहिता में प्रथमा का एक वचन। विशालः में प्रथमा का एक वचन। यहां विसर्ग संधि हो गई है, पीछे गा है, गा की वजह से यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, तो ग्रंथ विशालो हो गया। ग्रंथा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। यत्र माने यहां, नाना माने अनेक। विषयाः में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है, विषयाः। और समन्विताः में भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है वास्तु शास्त्रम अपि, वास्तु शास्त्रम भी। अत्र माने यहां, व्यापकम माने बहुत व्यापक रूप से, शास्त्रम आसीत माने शास्त्र था। कृषि विज्ञानम और कृषि विज्ञान, तो प्रथमा का एक वचन, चा माने और, पराशरेण में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा। जैसे रामेण वैसे ही पराशरेण। रचितम माने रचित है, वस्तुतः यहां पर भी आपका विसर्ग संधि है, ओ हो गया है। और ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। शास्त्रकाराणाम, जैसे बालका नाम रमाणाम, वैसे ही शास्त्रकाराणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। अल्पः, अल्पा संख्या, अल्पा संख्या। देखें अब वर्ग नायक, वर्ग नायकः लिखा हुआ है, वर्ग नायकः। वर्ग नायका का मतलब है यहां पर कक्षा का मॉनिटर, वर्ग का नायक, कक्षा का नायक, कक्षा को वर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गुरुदेव अब यहां संबोधन करते हुए कहता है, संबोधन कर रहा है कि गुरुदेव अद्य माने आज, बहुज्ञातम, बहुत कुछ आज जान लिया है हम लोगों ने, बहुत कुछ हमने जानकारी मिल गई है आपके द्वारा। प्राचीनस, प्राचीनस और प्राचीन का, प्राचीन भारत बोले, और प्राचीन भारतस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो और बोले आज तो बहुत कुछ जान लिया है, प्राचीन भारत का गौरवम माने गौरव, हमारे प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा बोले सबसे अधिक समृद्धम, गौरवशाली रहा है, समृद्ध रहा है। और क्या? शिक्षक वर्गात निष्क्रामति, शिक्षक कक्षा से निष्क्रामति माने निकलते हैं। छात्राः अनुगच्छन्ति, और छात्र उनके पीछे पीछे चलते हैं। अब यहां देखेंगे तो यहां पर षष्ठी विभक्ति, समृद्धम में प्रथमा का एक वचन, शिक्षिका में प्रथमा, वर्गात में पंचमी विभक्ति, निष्क्रामति प्रथमा का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, नियोपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से, क्रमशः, ठीक, निष्क्रामसि क्रमशः। और छात्रा में प्रथमा का बहुवचन, अनुगच्छति, अनुगच्छता, अनुगच्छन्ति, तो बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ध्यान रखें। तो यहां पर भी आपका गम धातु है। इसका अर्थ देख ले, भावार्थ क्या है, भावार्थ को देख लीजिए। शिक्षक कहते हैं, शिक्षक क्या कहता है, कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध हैं। उसमें से ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध है। वास्तु शास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था। और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई है। इसी प्रकार वराह मिहिर का बृहद संहिता विशाल ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषय समन्वित है, अनेक विषय बोले समाहित किए गए हैं। तो शास्त्रों के द्वारा बोले ये सारे ग्रंथ हमारे विज्ञान पहले ही उपलब्ध थे। अब वर्ग नायक, गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई है, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, उनके पीछे पीछे छात्र भी निकलते हैं। उनके पीछे पीछे कौन निकलता है? छात्र भी बाहर निकल जाते हैं।
देखें अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। हमारा पाठ संपूर्ण हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि जल्दी से जल्दी हम इसको समाप्त कर सकें, क्योंकि फिर भाग 1, 2 में हमें अंतर क्या समझ में आया। अगर इसमें समय का अंतराल कम नहीं हुआ, और क्योंकि पढ़ाने का तो मन हमेशा करता रहता कि ये भी बता दूं, दोबारा से बता दूं, लेकिन फिर रिवीजन का मतलब क्या है, रिवीजन में थोड़ा सा समय कम लगना चाहिए और पूरे पाठ पर हमारी नजर हो जानी चाहिए, वही हमारा वन शॉट रिवीजन कहलाता है। ध्यान रखें, शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला शब्द हमारा रहेगा, देखिए पहला शब्द सादर। सादर का अर्थ क्या होता है? आदर सहित। सादर का मतलब आदर सहित, सा आदरम, सा आदरम, आदर आदर के साथ, तो यहां पर सादर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अभिवादनम, अभिवादनम, अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार करना, स्वागत करना, या उससे नमस्कृत कर लेना। उपविशंतु, उप उपसर्ग पूर्वक विस धातु से यहां पर उपविशंतु बनेगा, बहुवचनांत पद है। इसका मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। इसीलिए उन्होंने बहुवचन रूप लगा हुआ है, इसलिए यहां अर्थ होगा आपका क्या? बैठे। क्या अर्थ होगा आपका यहां? बैठे। गुरुदेव, गुरुदेव का मतलब गुरुदेव, आचार्य, शिक्षक, गुरुजी, टीचर, अध्यापक, अध्यापिका, कुछ भी कह सकते। गुरुदेव, गुरुदेव। धर्म शास्त्रेषु, धर्म शास्त्र, धर्म के शास्त्रों में जो ज्ञान करवा दे, धर्म के शास्त्रों में जो हमें बोध करा दे, धर्म शास्त्रों से जो अवगत करा दे, वही हमारा धर्म शास्त्र कहलाता है। ध्यान रखें, धर्म शास्त्रों में यहां पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा रामेशु, बहुवचन में रूप देखा होगा आपने। देखें यहां लिखा होता है जैसे रामाह, रामान, रामैहि, रामेभ्या, रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु। यहां पर आप वैसे ही बनाएंगे शास्त्राः, धर्मशास्त्र लिखा है, धर्म शास्त्राः, धर्म शास्त्रान, यहां पर सॉरी, ये आपका बहु उसमें पुल नपुंसक के समान चलेगा, धर्म शास्त्राणी, धर्म शास्त्राणी, शास्त्राणी, और फिर इसके बनेगा धर्म शास्त्राणी, धर्म शास्त्राणी, यहां से बनेगा धर्म शास्त्रैहि, धर्म शास्त्रैहि, यहां बनेगा धर्म शास्त्रेभ्यः, धर्म शास्त्रेभ्यः, यहां पर फिर बनेगा धर्म शास्त्रेभ्यः, धर्म शास्त्रेभ्यः, धर्म शास्त्राणाम, धर्म शास्त्राणाम, धर्म शास्त्रेषु, धर्म शास्त्रेषु। देखें बहुवचन। अब आप कहोगे कि सर यहां तो आपका डिफरेंस हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी दिमाग पे ये जोड़ लेना कि ये फल के समान बनेगा। जैसे फलानी, नपुंसक लिंग के समान रूप चलेंगे, फलानी, फलानी, धर्मशास्त्राणी, धर्मशास्त्राणी। लेकिन प्रथमा द्वितीय समान तो रहता, लेकिन तृतीया से सब राम के समान चलता है। यहां पर आ जाएगा आपका रामैहि, रामेभ्यः, वो फलैहि, फलेभ्यः, फलेभ्यः, फलानाम, फलेषु। जैसे धर्मशास्त्रै, धर्मशास्त्रेभ्यः, धर्मशास्त्रेभ्यः, धर्मशास्त्राणाम, धर्मशास्त्रेषु। आ गया कि नहीं? तो प्रथमा और द्वितीया नपुंसक के समान रहेगा, राम का राम के समान नहीं रहेगा। प्रथमा द्वितीया आपका रहेगा नपुंसक लिंग के फल के समान, और फिर यहां से तृतीया चाहे फल हो चाहे धर्मशास्त्र हो, कुछ भी हो, तृतीया से सारे रूप हमारे नपुंसक के अकारांत के समान चलते हैं।
ठीक, चले आगे देखें। इसमें धर्मशास्त्रेषु में बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, धर्मशास्त्रों में, समझ में आ गया। फिर इसके बाद इत्थम शब्द दिया हुआ है, मतलब इस प्रकार। इत्थम का मतलब होता है इस प्रकार से। प्रवृत्ति ही, उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से प्रवृत्ति बनेगा। अविच्छिन्नतः, सांसारिक विषयों में अनुरक्ति, सांसारिक विषयों में क्या करना, अनुरक्त हो जाना, लीन हो जाना, डूब जाना, उसमें लिप्त हो जाना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप अगर पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको लगता है कि हम घर से दूर चले जाएंगे, बुरा लगता है, माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो प्रेम है ना बीच का, माँ बाप का, माँ का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्र का माता पिता के प्रति, तो ये जो आपका प्रेम है ना, यही तो आसक्ति है। आपको अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी जाती है, आपको अपना घर नहीं छोड़ा जाता है, तो ये हमारी क्या है, आसक्ति है। यही है आसक्ति, अनुरक्ति, सांसारिक विषयों में जो लीन हो जाए, जो डूब जाए, वही है आसक्ति। आगे दिया हुआ है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है विरक्ति। समस्त काम क्रोध मद लोभ सारी चीजों से क्या हो जाए, जो विरक्त हो जाए, त्याग दे, छोड़ दे, रुकावट कर दे, उन सबको क्या कहते हैं, निवृत्ति। उनको हम क्या बोलते हैं, निवृत्ति। अगला शब्द दिया हुआ है कृतकेन। क्या दिया हुआ है, कृतकेन, बनावटी या मानव रचित, मानवों के द्वारा या लोगों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, कृतकेन, बनावटी वस्तुएं। जैसे बात करें हम कि आप भी कुछ ना कुछ बनाते होंगे, जो आप खाना बनाते हैं वो आपका क्या है, जो आप खाना बनाते हैं वो मानव रचित है, लेकिन फल मिलता है वो प्रकृति के द्वारा, कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक है। लेकिन कृतकेन क्या है, जो आप खाना बनाते, रोटी बनाते हैं ना, लेकिन गेहूं क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया। ध्यान रख लेना, वो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना, आप चाय बनाते हो, चाय पिए होंगे आप, उष्णोदकम, गर्म चाय तो पीते होंगे ना, उसी की बात कर रहा हूं। गाय, आप जो आप दूध पी रहे हो, वो दूध जो आ रहा है वो प्राकृतिक रूप से आ रहा है, गौ माता के द्वारा आ रहा है। लेकिन जो चाय बना करके पी रहे हो आप, उसको कुछ कृत्रिम करके बना रहे हो, मिक्स करके बना रहे हो, बहुत सारी चीजें मिलावट करके बना रहे हो। ध्यान रख लेना, तो कृत्रिम में और प्राकृतिक में अंतर है। अभिधीयते, अभिधीयते का मतलब कहा जाता है या कहा गया है। बोधयति, बोधयति ज्ञान कराने के योग में, बोधयति ज्ञापित कराता है, ज्ञान कराता है, किसी की जानकारी देता है, बोधयति। फिर दिया हुआ है प्रणेतारः। क्या दिया है, प्रणेतारः, प्रणयन करने वाला, लेखक, किसी चीज को रचने वाला, किसी चीज को क्या करने वाला, देने वाला, किसी चीज को समझने वाला, प्रणेतारः, समझने वाला, उसको लोगों तक पहुंचाने वाला, प्रणेता, प्रणेता। स अवहितम, क्या दिया है, स अवहितम, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रारब्धम, आरंभ किया हुआ, जो आरंभ होगा वो उसका अंत होगा, जो अंत होगा फिर से आरंभ होगा। देखें, भाग्य, भाग्य कहा गया है, प्रारब्धम। प्रवर्तका, संस्थापक, प्रवर्तक का मतलब संस्थापक, अर्थात किसी के द्वारा किसी चीज की नींव डाली जाए वो संस्थापक होता है। आपने इसके पहले एक पाठ पढ़ा होगा, आपने देखा होगा उनका आर्य समाज की स्थापना दयानंद जी के द्वारा की गई थी ना, ठीक है ना, स्वामी दयानंद के द्वारा। तो उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना, वो संस्थापक थे, लेकिन लोगों ने फिर चलाया, आज भी चल रही है। ठीक, तो देखें संस्थापक। फिर लिखा हुआ है उपक्रांतानि। क्या लिखा है, उपक्रांतानि, ये बहुवचनांत पद लगा है प्रथमा का, आरंभ हुए या प्रारंभ हुए या आरंभ हुए, प्रवर्तत माने आरंभ हुआ, प्रावर्तत माने आरंभ हुआ, और ये आरंभ हुए। उपदिश, यहां पर बहुवचन है इसीलिए सबके लिए आरंभ हुए, यहां प्रावर्तत एक वचन है तो मतलब आरंभ हुआ। उपदिश्येत, उपदेश दिया जाता है या सीख दी जाती है, उपदेश दिया जाता है या सीख दी जाती है, उपदिश्येत। हुआ कि नहीं, चल आगे देखें। शब्दार्थाः, अब रहेगी हमारी संस्कृत की,
व्याख्या। व्याख्या पर चर्चा करते हैं। व्याख्या में उन्होंने क्या दिया है? सादरम। क्या दिया है? सादरम। आदरेण सहितम, आदर के साथ। आदरेण सहितम, आदर के साथ। तृतीय विभक्ति सह के योग में तृतीय विभक्ति लगा दी है, मतलब आदर के साथ कोई कार्य करना। अभिवादनम, अभिवादनम माने नमस्कारः, नमस्कार करना। उपविशन्तु आसनताम, अपने आसन पर बैठ जाओ। उपविशन्तु माने बैठ करके, तो बैठे या अपने आसन। आसनताम माने आसन। गुरुदेव आचार्यः, आचार्य। गुरुदेव मतलब आचार्य। धर्म शास्त्रेषु, यहां पर भी फिर सप्तमी का बहुवचन। धर्मस्य अध्ययनम, धर्मस्य अध्ययनम, धर्म का अध्ययन, धर्म का अध्ययनम। एषु शास्त्रेषु वन्ति तेषु, जो धर्म शास्त्र का अध्ययन करवाता है, जो धर्म शास्त्र में हमें ज्ञान करवाता है, वो धर्मस्य अध्ययनम शास्त्रेषु वन्ति, धर्म शास्त्र का अध्ययनम। इत्थम, इत्थम दिया हुआ है एवं, इत्थम मतलब एवं। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है अनुरक्ति। प्रवृत्ति का मतलब अनुरक्ति, किसी चीज में लीन हो जाना, लिप्त हो जाना। ठीक, इत्थम का मतलब और या एवं। इसके बाद दिया हुआ है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है समाप्ति। हर चीज से आप वैराग्य धारण कर लेंगे, विरक्त पा लेंगे, विरक्ति ले लेंगे, तो निश्चित है कि समाप्ति हर चीज की। कृतकेन, कृत्रिमेण, कृत्रिम कर देना, बनाना। कृत्रिमेण, कृत्रिम करके बनाया। अविधीयते, कथ्यते, कहा हुआ, कहा जाता है। बोधयति, ज्ञापयति, ज्ञा धातु भी ज्ञाने अर्थी, जानने के अर्थ में होती, ज्ञाने जानने के अर्थ में। प्रणेतारा, मतलब यहां पर बहुवचनांत पद है, प्रणेता का रूप लगा है। लेखिका में भी बहुवचनांत रूप लगा, लेखिका, लेखक। सावहितम अर्थात सावधानी पूर्वक, सावधानतया, सावधानी से। तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, सावधानी से। प्रारब्धम, प्रारब्धम, प्रा उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, रब धातु से प्रारब्धम बनता है आरब्धम। यहां आ उपसर्ग पूर्वक रब धातु से आरब्धम, आरंभ हुआ, आरंभ किया। प्रवर्तका, प्रवर्तक, बहुवचनांत रूप लगा है प्रथमा का। संस्थापका, यहां पर भी बहुवचनांत रूप लगा है। बहुवचन का मतलब बहुत सारे। इसमें फिर लिखा हुआ है हमारा उपक्रांतानि। उपक्रांतानि का मतलब होता है प्रवर्तितानि, प्रवर्तितानि। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रावर्तत माने आरभत, आरंभ हुआ, और उसका मतलब होता है आरंभ हुए। उपदिश्येत मतलब अनुशासयेत, उपदिश्येत का मतलब अनुशासयेत, अनुशासन में, अनुशासित। ठीक, आगे चलेंगे। इसके बाद अब रहेंगे हमारी संधि विच्छेद। संधि विच्छेदों पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा दिया हुआ है, देखिए पहला शब्द रहेगा हमारा पाठे अस्मिन। देखें पाठे अस्मिन क्या रहेगा? पाठे प्लस अस्मिन, पहला शब्द रहेगा हमारा पाठे प्लस अस्मिन। यहां पर ध्यान देना है। देखिए इस पर ज्यादा चर्चा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे पहले आपने देखा है कि भाग 4 में मैं सारी संधियां अच्छे से बता चुका हूं। बस आपको ये देखना है, यहां रिवीजन करना है। इसमें आपकी पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी होगी? इसमें पूर्व रूप संधि, इसमें होगी आपकी पूर्व रूप संधि, और आपका सूत्र रहेगा एंग पदांतादति, पदांतादति, ये आपका सूत्र रहेगा इसमें। और इसमें पहले पद में ए और ओ दो देखना पड़ते हैं, तो इसमें एक ही मात्रा है। ठा में देखो एक ही मात्रा है, और पीछे हमारा छोटा आ लगा हुआ है, तो आ को यहां आप खंडाकार आ में परिवर्तन करोगे, और आधा सा और मिन, अस्मिन। देखें पाठ्य अस्मिन, यहां पर आपका ये शब्द बनेगा पाठ्य अस्मिन। तो यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा दूसरा शब्द दिया हुआ है, कौन सा? प्रश्नोत्तरम। क्या दिया है? प्रश्नोत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम दिया हुआ है आपका पहला शब्द, प्रश्न प्लस उत्तरम। यहां पर कई हमारे भाइयों को यह समस्या हो रही होगी कि सर प्रश्न इसमें ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब किसी वर्ण के साथ में सा का समावेश होता है तो ऐसे होता है।
ठीक, ये ना के साथ में सा लग गया है, ठीक, और यहां पर आप ऐसे जोड़ दोगे प्रा, तो ये बन जाएगा प्रश्न। देखें ये बन गया है प्रा स और ना, प्रश्न बन गया। तो इसी प्रकार से आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, जैसे आप लिखते हो निश्चय, निश्चय, ऐसे देखा होगा, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा वर्ण के साथ में एक वर्ण के दूसरे साथ में क्या करना पड़ता है, मिलाना हो, तब इस प्रकार से सा को लिख सकते हैं। और यहां पर जो ये प्रश्न लिखा हुआ है ये भी हमारा सही है। ना आपका पूरा रहेगा, ना में से आपने आ ले लिया और उत्तरम का ऊ ले लिया और दोनों को मिलाया, आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता, आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता है। तो यहां पर कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि, यहां पर आपकी गुण संधि होगी। और गुण संधि का सूत्र जो आपका लगेगा वो रहेगा आपका आद गुणा। कौन सा रहेगा, आद गुणा। ये आपका सूत्र कहता है कि पहले पद में ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार हो, मतलब पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद आपका ई छोटी हो या बड़ी हो, दो में से कोई भी हो तो ए बन जाता है। और इसके बाद पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दो में से कोई भी हो तो ओ बन जाता है। तो यहां पर यही कंडीशन है हमारी, छोटा आ के बाद ऊ आया है, देखो छोटा आ के बाद क्या आ गया है, छोटा ऊ आया है, तो आ के बाद ऊ आने पर ओ बन गया, बन गया। तो ये आपका इसमें संधि हो गई है, कौन सी, गुण संधि। ये गुण संधि का नियम यहां पर लागू हो गया। अब यहां शब्द जब बनेगा आपका तो ये रहेगा प्रश्न, ना आपका ज्यों का त्यों और ओ की मात्रा लगेगी, प्रश्नोत्तरम, ये आपका इसमें मिल जाएगा, शब्द आपका बनेगा प्रश्नोत्तरम, बन जाएगा। चलें आगे देखेंगे। इसके बाद आपका जो रहेगा अगला शब्द कर्तव्य कर्तव्यम, कर्तव्य कर्तव्यम, तो पूरा शब्द है कर्तव्य कर्तव्यम, यहां शब्द रहेगा आपका कर्तव्य प्लस अकर्तव्य, अकर्तव्य, ध्यान रखिएगा, अकर्तव्यम बन गया। अब यहां कर्तव्य और प्लस अकर्तव्यम, इसका आप आ ले लोगे और इसमें अकर्तव्य का आ ले लोगे तो आ के बाद आ आने पर बड़ा आ बनता है, तो यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी रहेगी, यहां आपकी दीर्घ संधि रहेगी, आकाश वर्णे दीर्घा आपका सूत्र रहेगा, ध्यान रखना बेटा। अब यहां दीर्घ संधि हो जाएगी तो कुछ नहीं करना है, जो कर्तव्य है हमारा कर्तव्य, या है या में आपको बड़ा आ, इसका आ की मात्रा लगा देना है और यहां पर आपको कर्तव्य जोड़ देना है, कर्तव्य, ये जोड़ दिया आपने तो बन गया आपका कर्तव्य अकर्तव्यम। क्यों, क्योंकि दोनों आ और आ मिलकर के यहां बड़ा आ बना लेते हैं और यहां से आपका आ निकल जाएगा तो यहां कर्तव्यम बचेगा और इसकी मात्रा आपकी यहां लग गई है, इसलिए कर्तव्य अकर्तव्यम आपका शब्द बन जाएगा। तो यहां पर बना हुआ है, यहां दीर्घ संधि हो गई। फिर इसके बाद शब्द दिया हुआ है आपका तथापि। कौन सा शब्द दिया हुआ है, तथापि, तथा प्लस अपि, ये आपका शब्द दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि बड़ा आ दिया हुआ है और अपि का आ है, अपि का आ, दोनों आप मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा, आ के बाद आ आने पर आ बनता है। आपका शब्द यहां पर क्या बन जाएगा, तथापि, तथापि बन गया है कि नहीं। अब यहां पर दीर्घ संधि का फिर से आपका योग बन गया है, कौन सा, दीर्घ संधि का। मैं आपको एक बार पुनः अवगत करा दूं, इस बात का ध्यान रख लेना कि जितने भी आप यहाँ पर आप रिवीजन कर रहे हो, आपने अगर भाग 1, 2 जितनी भी जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसके लिए अगर आपके लिए बहुत अच्छा सुझाव मैं दे रहा हूँ कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो नोट्स के लिए आपको लिंक मिलेगी, आप संपूर्ण जानकारी वहाँ से ले लें और नोट्स से ज़रूर ले लें। परीक्षा में आपको बहुत सहायता करेंगे और बहुत अच्छे अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि क्लास चल रही है, उसी क्लास के साथ में अगर नोट्स आपके पास हों, उसी क्लास के और उसी के नोट्स, तो फिर क्या है, फिर तो कहना ही क्या है, आपकी कोई एक चीज नहीं बच सकती है। और ऐसा भी नहीं है इसमें से बहुत सारी चीजें बोले छूट गई हूं ना, संपूर्ण कोर्स आपको यहां पर मिल रहा है। तो बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करना है, नोट्स जरूर ले लेना है, क्योंकि आपके ही मतलब की बात है, ध्यान रख लेना। इसके बाद दिया हुआ है प्रवृत्तिर्वा, प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति ही प्लस वा दिया हुआ है। विसर्ग संधि है तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें विसर्ग है। विसर्ग में आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर आपका रा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर जैसे ही रा होगा और वा बन जाएगा, इसको आप मिलाएंगे तो आपका शब्द पूरा बनेगा क्या, प्रवृत्तिर्वा बन जाएगा, प्रवृत्तिर्वा। रा आपका पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाता है जिसे आप शिरोरेखा कहते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के बाद अगला आपका जो शब्द दिया हुआ है एनोपदिश्येत, एनोपदिश्येत। अब एनोपदिश्येत का मतलब ही है एन प्लस उपदिश्येत, एन प्लस उपदिश्येत, ध्यान रखें, उपदिश्येत बन गया। अब यहां पर आ और यहां पर उ, तो अभी मैं आपको गुण संधि बता चुका हूं, आ के बाद उ आने पर क्या बनता है, ओ बन जाता है, बनता है ओ। अब यहां आ के बाद उ आने पर जब ओ बनेगा तो गुण संधि का ओ की मात्रा ना में लग जाएगी, ओ की मात्रा किस में लगेगी, ना में। तो ए नो, और यहां से उ निकल चुका है तो केवल पदिश्येत बचा हुआ है आपका, पदिश्येत बचा है। तो आपका शब्द बन गया एनोपदिश्येत। तो यहां आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। गुण संधि यहां पर होगी। एक बात ध्यान रखना कि मैं आप लोगों को यह ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भाग 1, 2, 3, 4 में आपको फुल्ली अच्छा टाइम लेकर के उसमें मैंने आपको दिया है समय, और एक एक चीज पर चर्चा भी की है। तो यहां आपकी गुण संधि हो गई है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है तत् प्लस शास्त्रम बराबर तत्शास्त्रम। देखें, तत्व प्लस शास्त्रम ये दिया हुआ है, इसमें आपकी होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को आप बोले तो हल संधि, कौन सी, हल संधि, इसको आप व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या है आपकी व्यंजन संधि में, तो यहां स्तो इश्चुना इश्चु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्तो इश्चुना इश्चु। तो यहां तावर्ग के स्थान पर चा हो जाएगा, तच हो जाएगा, और सा के स्थान पर आपको क्या है, यहां पर सा के स्थान पर छा हो जाएगा, छास्त्रम बनेगा, छास्त्रम। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, तच्छास्त्रम, तच्छास्त्रम, ये आपका शब्द हो जाएगा। 6 सूत्र लग जाएगा यहां पर, ध्यान रखिएगा, शास्त्रम मा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ता छा के स्थान पर शा हो गया और ता के स्थान पर चा हो गया। चले आगे, इसमें आपकी व्यंजन संधि हो गई है। फिर इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है आकर्तव्यंच, आकर्तव्यंच। तो यहां पर शब्द बनेगा आपका आकर्तव्यम, आकर्तव्यम प्लस च, ये आपका शब्द दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर मां के बाद चा आ रहा है, तो जो चा का पंचम वर्ण होगा, कौन सा, चा, छा, जा, झा, इया, ये जो पंचम वर्ण है आपका, चा वर्ग का पंचम वर्ण है इया, तो वो आपका मां में परिवर्तन, मां का इया हो जाएगा, आ कर्तव्यन, व्यम की जगह, मां की जगह इया हो जाएगा, और चा आपका ज्यों का त्यों रहेगा। आप इसको मिलाएंगे तो आपका शब्द बनेगा आकर्तव्यंच, आकर्तव्यंच बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि यहां पर भी हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला जो शब्द होगा वो आप देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है ऋष्यादि, ऋषि प्लस आदि। देखें, लिखा है ऋषि प्लस आदि दिया हुआ है, तो यहां पर ऋष्यादि शब्द बनाना है। क्या बनाना है यहां, ऋष्यादि। अब यहां पर क्या करना है आपको, ऋषि, जो ऋषि आपका लिखा हुआ है, इस ऋषि में से आपको ई निकाल लेना है। चलिए, इसमें से छोटी ई को निकाल लिया और आदि आपका शब्द यहां लिख दिया। ई के स्थान पर आपको क्या करना है, या करना है, लेकिन वो कौन सी संधि से होगा वो आपको ध्यान बता रखना। ठीक, कि यहां आपकी यण संधि लगेगी तभी आपका ई के स्थान पर या आएगा, क्योंकि ई के स्थान पर या लाने के लिए आपको एको यणचि सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। एको यणचि, ये आपका सूत्र रहेगा एको यणचि। ये कहता है ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा होता है और लिरि के स्थान पर ला होता है। तो यहां हो जाएगा आपका। अब आप इसको जब मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका ऋष्य, आधा सा है ना, तो ऐसे लिख जाएगा ऋष्य, लेकिन या भी आपका आधा है, पीछे आदि का आ मिल जाएगा इसमें तो बड़ा हो जाएगा, और दी इसमें जुड़ जाएगा। तो शब्द क्या बन गया है, ऋष्यादि। आप देख पा रहे होंगे कि यहां लिखा हुआ है ऋष्यादि, लिखा है ना बेटा, तो यहां ऋष्यादि हो गया, ऋषि प्लस आदि बराबर ऋष्यादि।
अगला जो शब्द मैं आपको दे रहा हूं, इसमें दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा है उच्चारण। क्या लिखा है? उच्चारणम। अब यहां पर उत प्लस चारणम दिया हुआ है, देखें, उत प्लस चारणम, उत प्लस चारणम। देखिए साधारणता अगर बात करें हम कि आप इसमें अनुस्वार लगाते हैं या माँ लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा कुछ भी लगा सकते हैं। बस ये देखना है कि पीछे अगर स्वर होता है तो माँ नहीं होता है, अगर कोई वर्ण नहीं होता है तो फिर क्या है, माँ ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन व्यंजन वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, ध्यान रख लेना। अब यहां पर उत्धन चारण है तो यहां पर ता के स्थान पर चा हो जाएगा, तो यहां बनेगा उच्च प्लस चारणम। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो यहां शब्द बन जाएगा आपका उच्चारणम। क्या बनेगा? उच्चारणम। बनेगा कि नहीं बनेगा? बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, आगे चलें। आगे आप देखेंगे जैसे ही, तो अगला शब्द आपका जो मिलेगा वो आपका दिया हुआ है देसे प्लस अस्मिन। क्या दिया है? देसे प्लस अस्मिन। अब यहां पर आपने अगर आपका सबसे पहला शब्द देखा हो, ध्यान से आपको ध्यान हो, तो आपको मैं बता दूं, एक शब्द आया है अभी पाठे अस्मिन। इसके पहले आप लोग करके आए हैं, देखें हम लोगों ने किया है ना पाठ्य अस्मिन। तो ये भी आपका क्या है? देस्य अस्मिन लिखा है, देस्य अस्मिन, देस्य अस्मिन, देस्य अस्मिन। ठीक, अब आप यहां पर क्या करोगे कि देसे में यहां पर भी आपकी पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी होगी? पूर्व रूप संधि। यहां पर भी आपकी पूर्व रूप संधि है, पहले पद में ए, देश सा में ए लगा हुआ है, पीछे आने वाला आ आपका हो जाएगा खंडाकार के रूप में, और आप शब्द को जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा देस्य अस्मिन। बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर यहां पर क्या समस्या है? कोई समस्या है क्या? नहीं होना चाहिए, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अगला शब्द दिया हुआ है शताधिकाः, सत प्लस अधिकाः। क्या दिया हुआ है? सत प्लस अधिकाः, सत प्लस अधिकाः दिया हुआ है। तो ता का आ ले लेना है और अधिका का आ ले लेना है, दोनों को मिलाओगे तो बड़ा आ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब बड़ा आ बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ता में बड़ा आ की मात्रा लगा देना है, और यहां से आ निकल चुका है तो केवल धिकाः इसमें जोड़ देना है। ठीक, तो आपका शब्द बनेगा शताधिकाः। और फिर यहां पर आपको वही संधि मिलेगी, दीर्घ संधि। कौन सी मिलेगी? यहां दीर्घ संधि मिलेगी। और दीर्घ संधि का सूत्र आप लोगों को एक दो कई बार बता चुका हूं, जिसका नाम है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा, ये आपका सूत्र रहेगा। चलिए, यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि हो गई। मैं आपको दीर्घ संधि का नियम बता चुका हूं, फिर से एक बार अभी बीच में बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बार बार जैसे, चलो ठीक है मैं तो रिवीजन करा रहा हूं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान से देखना है कि कहां पर कौन सा नियम लगेगा, कौन सी संधि होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि को सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें अभ्यास लगता है, बार बार पुनरावृत्ति, बार बार आप उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक सूत्र आपने पढ़ लिया है, उसी के आधार पर अगर समकक्ष हम 2-4 उदाहरण पढ़ते हैं तो वो संधियां कभी नहीं भूलती हैं। अब आपसे मैं संधियों के लिए इतना फोर्स क्यों करता हूं? क्योंकि संधि बस सीख लेने से 70% संस्कृत आपकी तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद जो 30% बचती है वो आप लोगों को ध्यान से पढ़नी होती है, केवल परीक्षा के लिए। देखिए, व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण है। संधि में, संधि हमारी जड़ है। किसी भी शब्द को पढ़ना है तो संधि आनी चाहिए, किसी भी शब्द को अलग अलग करना है तो भी संधि चाहिए, अगर किसी शब्द से उपसर्ग ढूंढना है तो भी संधि चाहिए, किसी शब्द से प्रत्यय चाहिए तो भी आपको संधि चाहिए, किसी शब्द की मूल प्रकृति चाहिए तो भी आपको संधि चाहिए। चाहिए कि नहीं? किसी शब्द में समास ढूंढना है तो दो पदों को अलग अलग करने का एक भाव होना चाहिए आपके अंदर। किसी शब्द को आपको अलग अलग करना है और उसको व्यवस्थित रूप से उसका अर्थ ढूंढना है तो भी आपको मूल शब्द में जाना पड़ेगा। इसकी सारी चीजें आपको ये मान के चलिए कि 50% 60% तो आपकी संधियां ही प्रयोग है सब में। फिर उसका अर्थ निकालने में थोड़ा सा कारक का उसमें सहयोग हो जाता है, थोड़ा सा समास का प्रयोग हो जाता है, थोड़ा सा वाच्य परिवर्तन का प्रयोग हो जाता है, थोड़ा सा लकारों का प्रयोग हो जाता है। तब भूत भविष्य वर्तमान की ओर हम जो शब्द प्रयोग में करते हैं वो सारी चीजें हमें जानकारी में मिलती हैं। तो इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें किसी चीज को सीखना है तो सबसे पहले आप देखिए 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके 11th 12th में अब इसके बाद आपको संस्कृत ना मिले, फिर भी आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी आपको जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप संस्कृत को यहां छोड़ सकते हैं 10th क्लास में, लेकिन जो आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, आप ध्यान रखिएगा आपको जीवन पर्यंत ये बोलना है।
और जब बोलते समय अगर आपसे कोई शब्द उच्चारण आपसे अशुद्ध बोला जाता है और कोई बंदा अगर आपसे आकर के कहता है कि आपने क्या है गलत बोला है या आपने कोई चीज ऐसी बात की है या कोई भी चीज आपने की है कि ये शब्द आपका क्या हो गया, गलत हो गया है, तो फिर उसमें आपको क्या है, थोड़ा सा आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा। सर झुकाने का मतलब क्या है, शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि वो शब्द नहीं बन रहा है, नहीं सही बोल पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने शुरुआत में क्या है, संधियों पर ध्यान नहीं दिया। संधि हमारे उच्चारण को ठीक कराता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर भी वही है। अगला शब्द हमारा रहेगा अब ग्रंथकाराश्च। ग्रंथकारा प्लस च, देखें ग्रंथकारा प्लस च दिया हुआ है, ग्रंथकारा प्लस च। अब यहां पर भी विसर्ग है, तो विसर्ग किस स्थान पर आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, च कर देना है। ग्रंथकारा स और च जोड़ देना है, ग्रंथकाराश्च, पूरा शब्द बन जाएगा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला शब्द दिया हुआ है चेति, चा प्लस इति, क्या दिया है, चा प्लस इति। देखें आप यहां दिया हुआ है चा प्लस इति, तो यहां पर भी चा में से आपको आ ले लेना है और इति का ई ले लेना है। आके बाद ई आने पर आपका क्या बन जाएगा, ए बनेगा। लेकिन किस में, कौन सी संधि में, देखें चा के बाद ई आने पर आपका बनता है ए, ये गुण संधि में बनता है। किस में बनता है, ये गुण संधि में, गुण संधि में बनता है। और अधगुण इसका सूत्र रहता है, एक की मात्रा चा में लगाओगे तो बनेगा चे, और ती जोड़ दोगे तो बनेगा चेति और चा इति। ठीक, तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। इसके बाद तत्रैव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तत्रैव, वहां ही। ठीक, तत्र माने वहां और यत्र माने यहां, यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे बोलते हैं ना, और एव माने ही। और देखें ये अव्यय है, देखें, और तो तत्र यहां जो शब्द लगा हुआ है तत्र और प्लस एव हो जाएगा। तत्र के त्रा त्रिशूल से आपने आ ले लिया है, एव का ए ले लिया है, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। लेकिन कहां बनता है, ये वृद्धि संधि में बनता है। किस में बनता है, ये वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में ये बनता है, तो वृद्धि संधि का आपका सूत्र भी होगा, तो वृद्धि संधि का सूत्र होगा वृद्धिरादैच। कौन सा होगा, वृद्धिरादैच, ये वृद्धिरादैच आपका सूत्र है। और यहां पर तत्र त्रा त्रिशूल रहेगा, त्रा त्रिशूल में आपकी आई की मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा। एव का वा आपका शेष रहेगा, आई की मात्रा इस पर लगाओगे तो इस पर दो मात्राएं लगेंगी, तत्रई वा, क्या बन जाएगा, तत्रैव। यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अब आगे मैं बात कर रहा हूं इसमें इत्यादीनि, इत्यादीनि, इति प्लस आदीनि, इति प्लस आदीनि। ध्यान रखें, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूं बेटा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर ज्यादा समय दे चुका हूं। तो वहां पर भी आपको और अधिक देखना है तो आप वहां पर देख सकते हैं भाग 4 में। लेकिन मैं यहां पर आपको केवल और केवल रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे समय का अंतराल भी इसमें कम करना है। और समय का अंतराल जब कम करेंगे तभी जाकर के आपका ये परीक्षा के लिए उपयोगी हो पाएगा। पता चला इसको भी अगर उतना ही समय लगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए इसमें समय कम रहेगा, ध्यान रखिएगा इसमें, इसीलिए मैं जल्दबाजी भी कर रहा हूं। आदीनी दिया हुआ है, आदीनी। ठीक, अब यहां पर आप क्या करेंगे, ई के स्थान पर आपका या होगा, ई के स्थान पर क्या होगा, या होगा। और ई के स्थान पर या कौन सी संधि में होता है, आप ध्यान दीजिए। ठीक, ई के स्थान पर या लाने का मतलब यहां पर यह है कि यण संधि यहां पर हो रही है। आदीनी का आ मिल जाएगा, यहां पर शब्द मिल गया, क्या बन गया, इत्यादीनि। इसमें यण संधि रहेगी, एको यणचि सूत्र रहेगा, ध्यान रख लेना बेटा। आगे चलो, ठीक, इसमें यण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद आगे आपका शब्द दिया हुआ है नास्ति, ना प्लस अस्ति। क्या दिया है, ना प्लस अस्ति, ना प्लस अस्ति दिया है। तो ना में से आप क्या ले लेंगे, आ ले लेंगे, और अस्ति का आ ले लेंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर बड़ा आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहां बड़ा आ बनेगा। अब इसमें से क्या करना है, ना में से तो आ निकल गया है तो आधा रहेगा, ना क्या रहेगा, आधा। और दोनों वर्ण को मिलाने पर आपका जो बना हुआ वर्ण है, जो विकार उत्पन्न हुआ है, वो आ है। तो इसको मध्य में लिखेंगे, अस्ति में से आपको आ निकल गया है तो आधा सा और ती बचेगा। आ को आप जोड़ेंगे ना में, देखें इसको जब जोड़ेंगे तो बनेगा ना, और आधा सा और ती यहां पर आपका बन जाएगा शब्द क्या, नास्ति। बन जाएगा कि नहीं, यहां पर आपका शब्द हो गया है नास्ति।
नास्ति में दीर्घ संधि हो जाएगी, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया है। संधियां तो यहां आपकी पूरी हो गई हैं। अब संधियों के बाद हम चल रहे हैं कहां पर? समास पर। समास के लिए मैं बात करूं कि समसनम समासः, समास शब्द दो पदों के बीच में होता है। ठीक, लेकिन यहां पर भी दो पद होते हैं और संधि में भी दो पद होते हैं। बस वहां पर परिवर्तन जो होता है वो वर्णों में होता है, यहां पर पदों में होता है। दो पद तो दोनों में रहेंगे, कम से कम दो पदों का होना अनिवार्य, चाहे वो संधि हो चाहे समास हो, दोनों में होता है। यहां पर भी दो पद होंगे, लेकिन दोनों पदों में जहां पर कहीं पर समान विभक्तियां भी हो सकती हैं, कहीं कहीं असमान विभक्तियां भी हो सकती हैं। ठीक, तो क्योंकि समास दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण समास। ठीक, तो समानाधिकरण का मतलब होता है जिसमें समान विभक्तियां लगती हैं वो समानाधिकरण में जाता है, और जिसमें असमान विभक्तियां लगती हैं, अलग अलग विभक्तियां लगती हैं विग्रह करने पर, वो हमारा व्यधिकरण समास कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब व्यधिकरण समास में बहुत सारी चीज हैं, ये हमारा क्या है, रूप के आधार पर चलता है, और सबके अलग अलग समास भी होते हैं। हम लोगों को केवल और केवल 6 समास पढ़ाए जाते हैं, तो हमको 6 ही पढ़ना है, अतिरिक्त नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर आपका आने वाला भी नहीं है, तो अतिरिक्त अभी क्यों पढ़ें बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अतिरिक्त नहीं पढ़ना है तो लेकिन जितना हमारा बुक में है उतना तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना। बुक में जितना दिया हुआ है उतना तो पढ़ना पड़ेगा, और जब तक उतना नहीं पढ़ेंगे तब फिर कहां से आ जाएगा परीक्षा में, ये भी नहीं जानता है, हम नहीं जानते ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैं आप लोगों को शॉर्टकट में आपको बता दूं कि जो प्रत्यय वो उपसर्ग जो समास है हमारे, तो समासों में पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले अव्ययी भाव समास ही दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहां सीक्वेंस के साथ सारी समास आपको मिलेंगे। मैं अव्ययी भाव समास की बात कर रहा हूं क्योंकि ये पहला समास है। ठीक, अव्ययी भाव समास आपका जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? पूर्व पद आपका प्रधान होता है, और पूर्व पद इसका अव्यय भी होता है। अव्यय बोले तो उपसर्ग भी हो सकता है, और अव्यय और उपसर्ग दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सभी उपसर्ग अव्यय बन सकते हैं, लेकिन अव्यय कभी उपसर्ग नहीं बन सकता है। जैसे बात करें हम, ये उप क्या है? ये उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। लेकिन यहां पर अगर बात करें हम यथा, तो यथा आपका क्या है? अव्यय है। ध्यान रखिएगा, ये आपका अव्यय है। अब ये आप सोचो कि ये उपसर्ग बन जाए तो नहीं बनेगा, लेकिन ये आपको इसको अव्यय बोलना हो तो बोल सकते हो। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे अव्ययी भाव समास ने भी कहा है, एक सूत्र है अव्ययी भाव समास का कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था अभावः असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व पद सादस्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये पूरे सूत्र के आधार पर हमारा अव्ययी भाव समास काम करता है। तो यहां पहला शब्द दिया हुआ है क्या? स आदरम, मतलब सा यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? यहां उपसर्ग लगा है, तो आदर के साथ, इसका अर्थ निकलेगा आदर के साथ या आदर्श। ठीक, तो आदर्श युक्त, तो आदरेण तृतीय विभक्ति लग गई है यहां, आदर्श युक्त, आदरेण युक्तम, आदरेण युक्तम, आदर्श युक्त, तो यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है, और अव्ययी भाव समास यहां पर लग गया है। क्यों? युक्त के रूप में सा अगर पूर्व उपसर्ग में हो तो उत्तर पद में क्या लगा दिया जाता है? तृतीय विभक्ति लगा दी जाती है विग्रह करते समय, अव्ययी भाव समास हो गया है। अब यहां पर आप देखेंगे संस्कृत शास्त्र, क्या लिखा है? संस्कृत शास्त्र, संस्कृतस्य शास्त्रैः, यहां क्या बनेगा? संस्कृतस्य शास्त्रैः, संस्कृत के शास्त्रों के द्वारा, अर्थ निकलेगा संस्कृत के शास्त्रों के द्वारा या संस्कृत के शास्त्रों से। तो षष्ठी विभक्ति और तृतीय विभक्ति, लेकिन पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए इसमें शब्द होगा, हमारा समास होगा षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि जिससे संबंध जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारा कारक का बोध किया जा रहा है। संस्कृत के शास्त्र, शास्त्र किसके हैं? संस्कृत के, तो के आ गया है, तो का के की षष्ठी तत्पुरुष का बोध कराते हैं। फिर लिखा है वेद रूपम, वेदः रूपम यस्सः सः वेद रूपम, वेद रूपी, वेद है रूप जिसका, अर्थात वेद रूपम, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अन्न पद को, अन्न पद का किसी अन्य, अनेक अन्न पदार्थे बहुब्रीहि, जो अन्न पद की प्रधानता को दर्शाए या अनेक अलग अन्य अर्थ को दे, वह हमारा बहुब्रीहि समास होता है। सावहितम, देखें सावहितम में देखें यहां पर भी सा उपसर्ग था, यहां पर भी सा उपसर्ग आ गया है। ठीक, और आप देखेंगे कि अवहितेन सहितम, सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो यहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा।
ठीक, आगे चलेंगे। आगे अगला शब्द दिया हुआ है उच्चारण प्रक्रियायाम, उच्चारण प्रक्रियायाम। तो उच्चारणस्य प्रक्रियायाम अर्थात उच्चारण की प्रक्रिया में, उच्चारण की प्रक्रिया में, इसका अर्थ निकलेगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति यहां पर लगी हुई है, षष्ठी यहां लगी है, तो उच्चारण की प्रक्रिया में, ठीक, क्रिया प्रक्रिया किसकी है? उच्चारण की, तो की आ गया है, तो काके की षष्ठी विभक्ति, ध्यान रखिएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मकांड ग्रंथः, क्या हो जाएगा? कर्मकांड ग्रंथः, कर्मकांडस्य ग्रंथः, कर्मकांड के ग्रंथ, कर्मकांड का ग्रंथ। तो काके की, ना ने नी रा रे री, ये संबंध को दर्शाने वाला हमारा संबंधे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है पाणिनि कृतम, अर्थात पाणिनि जी के द्वारा कृत या रचा गया या लिखा गया, पाणिनि कृतम। और जैसे होता है तुलसी कृतम, जैसे आपका होता है तुलसी कृतम, तो तुलसी के द्वारा कृत, रामचरितमानस है ना, पाणिनि के द्वारा कृत आपकी क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी है। और अष्टाध्यायी तो पाणिनि जी के द्वारा, देखो पाणिनिनः, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है? तृतीया, पाणिनि के द्वारा, तृतीया का एक वचन लिखा है, जैसे हरि ही हरिम हरिणा, वैसे ही बढ़ेगा पाणिनि पाणिनिम पाणिनिनः, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन बना हुआ है, और कृतम तृतीया तत्पुरुष समास यहां पर आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है वेदार्थ बोधा, ठीक, तो वेदार्थस्य मतलब वेदों के अर्थ का, बोधा माने ज्ञान, जो वेदों के अर्थ का ज्ञान करा दे वह वेदार्थ बोधा। तो यहां पर दिया हुआ है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा? वेदार्थ, वेदों के अर्थ का बोध, किसका बोध? वेदों के अर्थ का बोध, तो षष्ठी आपका तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है आचार्य प्रवरः, क्या दिया हुआ है? आचार्य प्रवरः, आचार्य प्रवर है जो, तो आचार्येषु प्रवर, क्या हो जाएगा? आचार्येषु, आचार्यों में प्रवर, श्रेष्ठ, आचार्यों में प्रवर या श्रेष्ठ की बात करें तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सप्तमी का क्या लगा हुआ है? बहुवचन। जैसे आपका बनता है रामेषु, वैसे ही बनेगा आचार्येषु, बनेगा कि नहीं बनेगा? आचार्येषु। फिर इसके बाद दिया हुआ है शताधिका, क्या दिया है? शताधिका, शतात अधिका, तो 100 से अधिक, 100 से अधिक, अधिका शब्द आ गया है, तो अधिक के योग में पंचमी का योग होता है, तो क्या हो जाएगा? शताधिका, 100 से अधिक, तो पंचमी तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। से की चिन्ह आ रहा है, से तृतीया में भी होता है, पंचमी में भी होता है, लेकिन अधिक और दूर जाने की बात की जाए तो पंचमी लगता है, और किसी के द्वारा काम किया जाए, से काम किया जाए, तो वहां तृतीय विभक्ति का होता है, तो तृतीय, यहां पंचमी तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। इसमें अगला शब्द दिया हुआ है आपका खगोल विज्ञानम, खगोलस्य विज्ञानम, खगोल मतलब आपने देखा होगा जो खगोल का विज्ञान, क्या हो जाएगा? खगोल का विज्ञान, भू का विज्ञान, भूगोल, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान, तो यहां षष्ठी तत्पुरुष समास लगा है, खगोलस्य, खगोलस्य लिखा ना, तो षष्ठी का एक वचन, विज्ञानम, खगोल विज्ञान, षष्ठी तत्पुरुष समास यहां हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कृषि विज्ञानम, कृषि का विज्ञान, अर्थ क्या निकलेगा इसका? कृषि का विज्ञान। अब कृषि का विज्ञान है तो कृषि के रूप चलेंगे कैसे? हरि के समान, ठीक है ना, तो यहां पर आप रूप चलाओगे हरि ही हरे हरिणा हरे, हरे हे हरे, ऐसे आप देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हे हरे, ठीक, ये आपका दिया हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो ये पंचमी और षष्ठी में हरे हरे है, तो ऐसे ही आप बनेंगे कृषि ही कृषिम, कृषि ही कृषिम कृषिणा कृषिणा कृषये, कृषेः 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 कृषेः, बनेगा कृषौ कृषि, कृषौ, हे कृषि, हे कृषि, ध्यान रखें।
तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि पंचमी और षष्ठी में एक समान बना है, हरि हरि के समान। ठीक, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कृषि का। अब पंचमी क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि कृषि से विज्ञान, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। तो विज्ञान किसका है? कृषि का। तो का आ रहा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति मान्य होगी यहां, और यहां पर भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाएगा। आप यहां पर कैसे भी रूप चाहे, जैसे कृषि के बना हुआ है, आप ऋषि के चला लो तो ऐसे चलेंगे, ऋषि ही ऋषिम ऋषिणा ऋषये ऋषे ऋषे ऋषौ ऋषे। ठीक, कभी के चलाएंगे, कभी ही कबिम कबिना कबे 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 कबौ कबे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बहुत सारे, रवि के चलाओगे तो रवि ही रविम रविना रबे 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 रबौ रबे। तो बहुत सारे शब्द हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप एक प्रकार से एक रूप सीखते हैं तो बहुत सारे रूपों को आप सीख सकते हैं। मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग तो बस आदेश करो, आपके आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा अगर सार्थक होगा तो, ठीक है ना। आप तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के ये जरूर बताएं कि आपको रूप सीखना है, कैसे सीखना है, कौन से सीखना है, मैं सारी चीजें आपके लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं केवल आपको क्या कर रहा हूं कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी आप लोग कह सकते हैं कि सर थोड़ा ग्रामर भी पढ़ा दो, तो भी ग्रामर भी पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। नहीं तो मेरा तो पहले ये है कि सिलेबस आपका पूरा करवा दूं, फिर आपको देखूंगा कि क्या आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, रुचि विद्यार्थी की जिसमें हो वो शिक्षक को करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी शब्द को बनाना। अब उस शब्द में जो शब्द बना हुआ है वो किस किस चीजों से बना है? प्रकृति प्रत्यय विभाग। उन्होंने कहा है कि इसमें से प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करो। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें शब्द की प्रकृति माने उसकी जड़ को जाना पड़ेगा, जड़ को जानना पड़ेगा। तो यहां पर भी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं केवल आपको प्रकृति और प्रत्यय के बारे में चर्चा करूंगा, शब्द को ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पाठ में जब आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सी प्रकृति है, ठीक। और प्रकृति मैं आपको बता दूं कि प्रकृति कहते किसे हैं, वो आपको बस ध्यान रखना। जब एक शब्द दिया हुआ है, जैसे यहां पर दिया है कि निरूपणम, तो जो आपकी धातु होगी वही आपकी प्रकृति कहलाएगी। इसमें जैसे बात करें तो ये आपका उपसर्ग है, ये आपकी धातु है जो आपकी प्रकृति है, और पीछे जुड़ने वाले हमारे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक। आगे जुड़ने वाला उपसर्ग, पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, और बीच में जो हमारा शब्द होता है वो हमारी प्रकृति कहलाती। क्या सर सारे शब्दों में बीच में आएगी हमारी प्रकृति? ऐसा भी सवाल उठता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उपसर्ग नहीं हो सकता है लेकिन प्रत्यय जरूर होगा सारे शब्दों में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग होना जरूरी नहीं है लेकिन प्रत्यय सारे शब्दों में होगा, ये आपका श्योर है, ठीक। इसमें जैसे देखो उत्थाय दिया हुआ है, इसमें उत उपसर्ग है, स्था आपकी धातु है, ये आपकी प्रकृति हो गई, ये आपका प्रत्यय हो गया है कि नहीं। अब अभिवादनम में अभि उपसर्ग है, बद आपकी प्रकृति है, और ये दोनों आपके क्या है? प्रत्यय है। ये दोनों आपके प्रत्यय दिए हुए हैं। सासकम में सास आपकी देखो धातु है, सा श, ध्यान रखिए, सा से। अब ये आपका तलब्धी शकार है और ये आपका दंतीय शकार है, तो इसका उच्चारण करोगे तो जीभ आपकी ऊपर जाएगी श, और जो सा आपका दंतीय सा है इसमें जीभ आपकी दांतों में लगेगी सा, ठीक। तो श से ध्यान रखिएगा। तो सास आपकी धातु है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये आपकी प्रकृति कहलाएगी, ये आपका प्रत्यय कहलाएगा। अनुशासनम दिया हुआ है तो अनु आपका उपसर्ग हो गया है, और ये शा स, ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी, और ये आपका फिर प्रत्यय आ जाएगा। लक्षणम में आप देख पा रहे होंगे तो लक्ष्य आपकी क्या है? यहां पर प्रकृति है, और ल्योट आपका प्रत्यय हो जाएगा। ल्योट आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्रवृत्ति, क्या दिया है? प्रवृत्ति। प्र उपसर्ग है, वृत्त आपकी धातु है, तो ये आपकी प्रकृति हो जाएगी, और ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों को चलना है, आगे देखिएगा। आगे आपका दिया हुआ है निवृत्ति। क्या दिया है? निवृत्ति। इसमें भी आपका नि उपसर्ग है, वृत्त आपकी प्रकृति है, और इक्तिन आपका प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, लास्ट में जुड़ने वाला प्रत्यय, आगे जुड़ने वाला उपसर्ग, और आपकी जो धातु रहेगी मूल।
फिर यहां पर जैसे कर्तव्यम में उपसर्ग नहीं है तो यहां आपकी क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी, ये तबियत आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। फिर इसमें प्रणीतम दिया हुआ है, प्रा आपका उपसर्ग है और नी आपकी क्या है, ध्यान रखिएगा इसमें आपका क्री धातु में तबियत प्रत्यय से तब्य शेष बचता है, जो तब्य लिखा हुआ है, ठीक। और प्रणीतम में प्रा उपसर्ग है, नी आपकी धातु है, तो जो आपकी धातु है वही आपकी क्या है, प्रकृति है, ये आपका प्रत्यय है। और निरुक्तम में निर उपसर्ग है, वच धातु है, निरुक्तम में निर आपका उपसर्ग है, वच आपकी धातु है, तो यहां वा को उ हो जाता है तो वच उच्च हो जाता है, और संप्रसारण होकर के यहां पर कित प्रत्यय लिखा है तो ता शेष बचेगा, ये आपका प्रत्यय, ये आपकी प्रकृति। कृतम में भी देखिए ये आपकी प्रकृति आ गई है और ये आपका क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, प्रत्यय आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रावर्त कहा, क्या दिया हुआ है, प्रावर्त कहा, तो प्रा उपसर्ग है, वृत आपकी प्रकृति है मतलब धातु है, और इणिच और इणबुल ये आपके दोनों क्या हैं, यहां प्रत्यय हो जाएंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ है दर्शनम, तो दृश्य आपकी धातु है जो आपकी प्रकृति का रूप निभाएगी, यहां प्रकृति कहलाएगी, और ल्यूट आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखें प्रारब्धम, प्रारब्धम में प्रा उपसर्ग है आपका, आंग उपसर्ग है, ये दोनों आपके यहां उपसर्ग का काम करेंगे, आ उपसर्ग, और रभ आपकी प्रकृति कहलाएगी, ठीक। यहां पर भी भा का बा हो जाता है व्यंजन संधि के आधार पर, और यहां पर आपका कित प्रत्यय है, ये आपकी प्रकृति है, ध्यान रखिएगा जब शब्द बनता है प्रारब्धम। आगे देखेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आगे भी आपके शब्द मिलेंगे, एक शब्द है विज्ञानम, क्या दिया हुआ है, विज्ञानम, इसमें आपका बी उपसर्ग हो जाएगा और ज्ञा धातु हो जाएगी, ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा, ज्ञा नहीं ज्ञा, ज्ञा नहीं ज्ञा, क्योंकि इसमें अनुनासिक व्यंजन है और अनुजा प्लस इया, तो अनुनासिक व्यंजन के उच्चारण से होता है, इसलिए इसको ज्ञा ज्ञानी पढ़ते हैं, ज्ञा ज्ञानी, ज्ञानी, इया नासिका से उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा। और ल्यूट प्रत्यय है आपका, ध्यान रखिएगा ये ल्यूट आपका प्रत्यय है और ये आपकी मूल प्रकृति है। रचितम में रच आपकी प्रकृति है और कित आपका प्रत्यय दिया हुआ है। आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट आपका शब्द है, मूल शब्द है आर्यभट्ट जो आपकी प्रकृति कहलाएगी, और छा आपका क्या है, प्रत्यय है। छा प्रत्यय है तो यहां पर आपका छा को ई आदेश होता है, क्या होता है, ई आदेश होता है, तो आर्यभट्टीय बनता है, फिर इससे आर्यभट्टियम बनता है, तो आयने ईनी यह सूत्र है, उससे आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा और आर्यभट्टीय बन जाएगा, आर्यभट्टियम शब्द आपका रूप बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर पूरा कंप्लीट हो गया है और इसको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, और इसमें मैंने समय का भी काफ़ी बचा लिया है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा बिंदास तरीके से, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जब हम मेहनत करेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और बिना मेहनत के फल में हमें शंका होती है, यहाँ तो मेहनत की जा रही है, आप लोगों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा जा रहा है, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर देखें, पहले आप यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, मतलब आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम, आप हिंदी मीडियम से भी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, कहीं से भी हों, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री का मतलब ही है 100% आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, और वो है आपका मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपको 2 प्लेटफॉर्म देता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स और हिंदी मीडियम वालों के लिए, ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो आप लोग अभी हिंदी मीडियम पर पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको भारत के कोने कोने से यहाँ के जो शिक्षक आते हैं, योग्य शिक्षक, वो आपको उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा का अध्ययन कराते हैं। तो आप लोग ये अवसर मत गंवाइएगा, बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। आपके पड़ोस में आपके भाई, रिश्तेदार, मित्र, बंधु कोई भी है, आप भी इस बात का सुझाव दीजिएगा, क्योंकि उनके भी आपका फर्ज बनता है कि अगर वो आपके समकक्ष पढ़ रहे हैं तो आपको उनको बताना चाहिए कि मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप अगर चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, वेस्ट मटेरियल के साथ बहुत अच्छी यहाँ पर उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है।
ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से एक और चीज बताना चाहता हूं परीक्षा के लिए कि बहुत अच्छे अंक लाने हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करना। आंखें बंद करके आप एक बार मेरी बात पर विश्वास जरूर करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से आपको नोट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बारे में, यहां नोट्स के बारे में मैं तो ज्यादा जानकारी नहीं देता हूं, ज्यादा जानकारी है ही नहीं है, लेकिन वहां आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। आप उनसे जानकारी लीजिए, संपूर्ण जानकारी के साथ फिर आप लोग नोट्स से जरूर लीजिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे किसी भी मीडियम से हो, मैं बता चुका हूं अभी, तो वहां से आप नोट्स से जरूर प्राप्त करें अगर अच्छे अंक आपको लाने हैं तो। ध्यान रखें, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करती जाइएगा। और हां, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि नए वीडियो की अपडेट आप तक नहीं पहुंच पा रही हो तो जो वहां पर एक बेल बनी होगी घंटी, उस घंटी को जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपके पास डेली आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको नए वीडियो की अपडेट जरूर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।